आरपीएससी व्याख्याता स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास के सिलेबस की पहली इकाई 1857 की क्रांति अपनी चल रही है और आज हमें क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक एक करके देखना है। तो जो अपना आज की जो इकाई होगी वो है क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं। एक्चुअली में ये क्रोनोलॉजी अपने को देखनी है कि किस तारीख को कहां कहां पर घटनाएं घटी है। अच्छा, यदि मैं इसको इस रूप में लूं, एक नोट के रूप में भी आपके सामने रखूं और प्रश्न यदि अपन निकालना चाहें, मान लो पहला प्रश्न अपन निकालना चाहें कि एनफील्ड राइफल या एनफील्ड राइफल के स्थान पर यदि अपन कहें चर्बी वाले कारतूस, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से पहली बार भारतीय सैनिकों ने कब और एवं कहां इनकार किया? का प्रयोग करने से पहली बार भारतीय सैनिकों ने कब एवं कहां इनकार किया? ये एक प्रश्न हो गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मैं दूसरा प्रश्न निकालना चाहूं, और इन इन प्रश्नों का भी हम जवाब देखेंगे, दूसरा यदि प्रश्न मैं निकालना चाहूं तो यह है कि चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरोध में, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरोध में फाइन के विरोध में पहली ब्रिटिश हत्या प्रथम ब्रिटिश हत्या हमें कब एवं कहां देखने को मिलती है? तो भी दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और इनका आपको जवाब ढूंढना है। पहला, अब आप देखिएगा, हम लोगों ने देखा था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे इनका उत्पादन भारत के अंदर ही हो रहा था, इनका उत्पादन भारत में हो रहा था, लेकिन एनफील्ड राइफल तो लंदन से बनकर आ रही थी। ये पहली जो तारीख थी यह थी 23 जनवरी 1857। याद रखना, ये प्रथम तिथि है। स्थान है दमदम छावनी। दमदम छावनी कहां पर? कलकत्ता, बंगाल में। कलकत्ता, बंगाल में। क्लियर? दमदम छावनी के अंदर पहली बार सैनिकों ने, पहली बार सिपाहियों ने, भारतीय सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये पहले प्रश्न का जवाब हो गया। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तारीख 23 जनवरी 1857 को कहां? दमदम छावनी में। क्लियर? 3 दिन बाद 26 जनवरी
1857 को बंगाल में ही, वही कलकत्ता छावनी है, इस बार नई छावनी है, बहरामपुर छावनी, याद रखिएगा। बहरामपुर छावनी कलकत्ता में है, बंगाल में है। यहां पर पूरी एक टुकड़ी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से स्पष्ट इनकार कर देती है। यानी कि ये भारतीय सिपाहियों द्वारा एनफील्ड राइफल या चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करने की दूसरी घटना है। 26 जनवरी 1857 को बहरामपुर छावनी में पूरी पलटन, पूरी एक बटालियन 19वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी, याद रखिएगा, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से स्पष्ट इनकार कर देती है। तो पहले प्रश्न का जवाब आपके सामने निकल कर आ रहा है, एक 23 जनवरी 1857 को, दूसरा 26 जनवरी 1857 को। क्लियर है? लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि इन कारतूसों के प्रयोग के विरोध में पहली बार ब्रिटिश हत्या हमें कब और कहां देखने को मिल रही है, तो ये तारीख है, याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को। जब हम कहते हैं कि क्रांति की प्रथम व्यक्तिगत घटना हमारे सामने घटती है, 29 मार्च 1857 को, वही बंगाल में। इसीलिए बंगाल को आपने राष्ट्रीयता के उदय और विद्रोह की एक तरह से आप समझ लीजिए ये प्रमुख केंद्र रहा है भारतीय इतिहास में। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को याद रखना। इस तारीख का पहली बात तो महत्व क्या क्या है ये देख लीजिएगा। महत्व है चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम ब्रिटिश हत्या हमें यहीं देखने को मिलती है। दूसरा, 1857 क्रांति की प्रथम सशस्त्र व्यक्तिगत घटना, यह क्रांति का आरंभ नहीं था, यह क्रांति का आरंभ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन प्रथम व्यक्तिगत घटना रही, क्योंकि बाकी सिपाहियों ने यहां पर क्रांतिकारी मंगल पांडे का साथ नहीं दिया था, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी के सैनिक थे। स्थान कहां पर है? ये छावनी है बैरकपुर छावनी। अच्छा, तीसरा महत्व यदि मैं निकालूं, तीसरा महत्व निकल कर क्या आएगा कि सशस्त्र मतलब इस हत्या के आरोप में पहली बार फांसी की घटना भी यहीं पर होती है। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में प्रथम 57 की क्रांति में फांसी की घटना भी इसी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में होती है। यहां पर विद्रोही सिपाही, याद रखना, विद्रोही सिपाही कौन है, उसका नाम हमारे सामने आता है मंगल पांडे। प्रश्न उठता है मंगल पांडे का संबंध किस टुकड़ी के साथ है? बेहद इंपॉर्टेंट है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं NI टुकड़ी का यह सैनिक था।
मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 के दिन चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जब उसके अधिकारियों द्वारा उसको फोर्स किया गया, उस पर दबाव डाला गया, तो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट ह्यूसन की मंगल पांडे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया गया तो पहला सिपाही जिसने मंगल पांडे को पकड़ने से साफ इनकार कर दिया था वो उसका साथी था ईश्वरी प्रसाद पांडे। ईश्वरी प्रसाद पांडे को बाद में फांसी दे दी गई थी, लेकिन मंगल पांडे ने जब भागने का प्रयास किया तो उसको पकड़ने वाला जो सिपाही था उसका नाम था हवलदार शेख पलटू। याद रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मंगल पांडे 34वीं NI टुकड़ी का सैनिक था और इसने जिन दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करी, जिन दो ब्रिटिश अधिकारियों की, उनमें नाम आता है आपका एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट ह्यूसन। एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग, राइट, एवं मेजर सार्जेंट ह्यूसन। इन दो अधिकारियों की हत्या मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 को कर दी गई। चूंकि बाकी किसी ने मंगल पांडे का साथ नहीं दिया, न गोली चलाई, न एनफील्ड राइफल छोड़ी, अतः ये घटना क्रांति का आगाज, क्रांति का आरंभ न मानकर सिर्फ व्यक्तिगत घटना तक ही सीमित रह गया। अब मंगल पांडे पर यहाँ दो बातें निकलकर हमारे सामने आ रही है। देखो, मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार करने वाला सिपाही, मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार करने वाला जो सिपाही था वो इसी का साथी था, याद रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद पांडे। लेकिन जिस हवलदार ने मंगल पांडे को पकड़ा वो उस सिपाही का नाम आता है, लिख लेते हैं अपन, मंगल पांडे को पकड़ने वाला सिपाही। मंगल पांडे को पकड़ने वाला सिपाही है हवलदार शेख पलटू। काफी महत्वपूर्ण ये तथ्य है। याद रखना, हवलदार शेख पलटू पहला सिपाही था जिसने, जब ईश्वरी प्रसाद पांडे ने पकड़ने से अधिकारियों को इनकार कर दिया, जब दो अधिकारियों की हत्या 29 मार्च 1857 के दिन चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में मंगल पांडे कर चुका था, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट ह्यूसन। तो जब उसको पकड़ने के लिए बोला गया तो उसके साथी पांडे, मंगल पांडे के साथी ईश्वरी प्रसाद पांडे ने पकड़ने से इनकार कर दिया। तब हवलदार शेख पलटू को बोला गया, उसने उसको पकड़ लिया था मंगल पांडे को। मंगल पांडे को पकड़ने के बाद उसको फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857। यद्यपि यहाँ पर याद रखना, हमारे सामने दो डेट्स आती हैं। अब ये क्योंकि परीक्षाओं में आज तक माना गया है 8 अप्रैल 1857, लेकिन यदि मैं कक्षा 12वीं की NCERT की, जो ओल्ड NCERT की बिपिन चंद्र की पुस्तक, यदि उसका हवाला दूं तो वहां तारीख 29 मार्च के दिन ही आती है। और बात इस, देखो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, बहुत क्लियर सी बात, क्लियर हो जाएगा, आ जाइएगा। नेक्स्ट, यहाँ तक की बात आपने देख ली है। अब मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, राइट, देखते हैं। आपको दोनों ही तारीखें याद रखनी पड़ेंगी। मंगल पांडे को फांसी, मैंने पहले ही कहा मंगल पांडे को फांसी की दो तारीख हमारे सामने आती है। एक तारीख आती जो अधिकांश एग्जाम्स में मानी गई है, 8
अप्रैल यानी कि अगले महीने में 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। लेकिन यदि मैं बिपिन चंद्र कक्षा 12वीं की पुस्तक की बात करूं, अध्याय नंबर 6 है 1857 का विद्रोह, पृष्ठ संख्या 98, तो यहां पर फांसी देने की बात आती है 29 मार्च को। क्लियर? ये बात को आप अच्छे से याद रखना। मंगल पांडे को फांसी, या मैं कहूं तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया गया। ये जो डेट दी जाती है मंगल पांडे को दूसरी फांसी, ये तारीख आती है 29 मार्च 1857, जिसका जिक्र एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तक, जिसके लेखक हैं, बहुत ऑथेंटिक ये जानकारी मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, बिपिन चंद्र, अध्याय है 6, 1857 का विद्रोह, और पृष्ठ संख्या है, आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर आपको दिखता है 98। उस दिन इसको फांसी दे दी गई थी। लेकिन सही बात यह है कि विभिन्न परीक्षाओं में जिस तारीख को माना गया है फांसी की, वो माना गया है 8 अप्रैल, उसको ही प्राथमिकता फिर मुझे भी देनी पड़ेगी। मंगल पांडे के बाद उसके साथी ईश्वरी प्रसाद पांडे, जिसने कि मंगल पांडे को पकड़ने से साफ इनकार कर दिया था, उसे भी फांसी दे दी जाती है 21 अप्रैल 1857 को। क्लियर? ईश्वरी प्रसाद पांडे को फांसी दी जाती है 21 अप्रैल 1857 के दिन। ये 2 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसके तुरंत बाद 34वीं एनआई टुकड़ी को भंग कर दिया जाता है। लीजिएगा, एवं इस प्रकार से 34वीं एनआई टुकड़ी को फाइनली भंग कर दिया जाता है। ये 2 तिथियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। 29 मार्च 1857 को पहली व्यक्तिगत घटना हमारे सामने घटती है। प्रथम व्यक्तिगत घटना सशस्त्र क्रांति की, लेकिन यह क्रांति का आरंभ नहीं था। 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है अकॉर्डिंग टू वेरियस एग्जामिनेशंस जो अब तक हुए हैं, मंगल पांडे को, जिसने इस पहली घटना को अंजाम दिया था। 29 एनसीईआरटी कहती है 29 मार्च को दे दिया गया फांसी, या तोप के मुंह पे बांधकर उड़ा दिया गया मंगल पांडे को। और उसके साथ ही ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसके पश्चात जो 34वीं एनआई टुकड़ी, जिससे हवलदार शेख पलटू, या जिसने पांडे को पकड़ा, और या मंगल पांडे जिसने गोली मारी बाग और सार्जेंट ह्यूसन को, एवं उसका साथी ईश्वरी प्रसाद पांडे, जिस टुकड़ी के थे वो 34वीं एनआई टुकड़ी थी, और उसे फाइनली भंग कर दिया जाता है। इसके पश्चात 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, 34वीं एनआई टुकड़ी भंग कर दी गई। इसके पश्चात 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के अंदर, अब कहां, बैरकपुर यानी कि बंगाल, और कहां, उत्तर प्रदेश, मेरठ। होता क्या है कि 24 अप्रैल 1857 को 24 अप्रैल, अब ये आपको क्रम भी याद रखना है। बहरहाल ये सारा क्रम मैं भी आपके सामने ले दूंगा। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के अंदर कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। मेरठ छावनी, अच्छा, मेरठ वाला जो पूरा एरिया था, याद रखना, गुर्जर जाति बाहुल्य एरिया था।
यहां पर तीसरी तृतीय भारतीय घुड़सवार टुकड़ी नियुक्त थी। और जब इन तक ये खबर पहुंची, आप अब तक का जो हमने देखा वो क्या है कि 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी में पहली बार सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। पहली बार 26 जनवरी 1857 को जो बहरामपुर छावनी है बंगाल के अंदर, उसके 19वीं जो नेटिव इन्फेंट्री, उसने पूरी तौर पर इनकार कर दिया कि हम इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फाइनली 29 मार्च 1857 को बंगाल में ही बैरकपुर छावनी में 34वीं NI टुकड़ी का जो मंगल पांडे था, उसने अपने अधिकारियों ह्यूस्टन और बाग की हत्या कर दी। ईश्वरी प्रसाद पांडे ने उसको पकड़ने से इनकार कर दिया, तो हवलदार शेख पलटू ने पकड़ा और फाइनली 29 मार्च या 8 अप्रैल को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 8 अप्रैल को मानकर चलते हैं, फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। और 21 अप्रैल को फांसी दे दी गई ईश्वरी प्रसाद पांडे को, 21 अप्रैल 1857 को। 34वीं NI टुकड़ी भंग कर दी गई। अब 24 अप्रैल 1857 को जब ये खबर मेरठ में पहुंची, वहां पर जो तीसरी घुड़सवार टुकड़ी थी, उसके 90 सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम क्या निकला? 85 सैनिकों को, 85 सोल्जर्स को पकड़ा गया और उन्हें 10-10 साल का कारावास दे दिया गया। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में जो तृतीय घुड़सवार टुकड़ी है, याद रखिएगा, इस तृतीय घुड़सवार टुकड़ी के कुल 90 सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 90 सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया। इन 90 में से इंपॉर्टेंट है 85 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया आउट ऑफ 90 सोल्जर्स, और 85 सैनिकों को गिरफ्तार करके उन्हें 10 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति को कारावास दे दिया गया। यानी कि जो लपटें थी क्रांति की, विद्रोह की, कि हम गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये लपटें फेल कर यूपी तक पहुंच गई, यानी कि मेरठ तक पहुंच गई। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो ये मेरठ वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये पूरी तरह पर गुर्जर बहुल एरिया था, गुर्जर जाति का। और यहां पर मेरठ छावनी के अंदर जो कोतवाल था, उसका नाम था धन सिंह गुर्जर। असल में होता क्या है कि 9 मई की शाम को मार्केट में, बाजार में महिलाओं के एक समूह के साथ थोड़ी सी हल्की सी झड़प हो जाती है धन सिंह गुर्जर की, और महिलाएं ताना मार देती हैं कि लाला तुम यहां बड़ा जोर दिखा रहे हो इन औरतन पर, दम है बाजुओं में तुम लोगों में, तो जो जिन अंग्रेजों ने तुम्हारे सिपाहियों को बंद कर दिया, तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया अपना, गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों का प्रयोग करते हुए, तो तुम्हारी बावन में इतना ही दम है लाला, तो छुड़वाओ उनको। हम यहाँ जनानियों पर क्या तुम मर्दानगी दिखा रहे हो भाई। कहते हैं कि उस 9 मई की रात्रि को, जो कि बड़े सम्मानित प्रतिष्ठित परिवार से थे धन सिंह गुर्जर, और इनके पिता भी कई गांवों के कहीं ना कहीं वंशानुगत मुखिया वगैरह रहे थे, तो आसपास के गांवों के गुर्जर समाज और अन्य समाज के लोगों की बैठक होती है, बुलाया जाता है, और फाइनली फैसला किया जाता है कि धर्म से बढ़कर, राष्ट्र से बढ़कर कोई चाकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, आग लगे ऐसी नौकरी के। और फाइनली 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ से राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आगाज होता है। पूरी छावनियां जला दी जाती है, सिवाय स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर अंग्रेजों के। जो भी ब्रिटिशर सामने आता है वो काल कलवित ही होता चला जाता है। तो सशस्त्र क्रांति का आगाज नेक्स्ट देखिएगा। अब हमें देखना है 10 मई 1857
सत्तावन 10 मई 1857 के दिन राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ होता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह क्रांति का आरंभ कहां से होता है? मेरठ छावनी से। नायक, इस क्रांति के नायक कौन है? तो याद रखिएगा, जिन्हें कि 1857 की क्रांति का अमर शहीद भी कहा गया है, नायक भी कहा गया है, हीरो भी कहा गया है। इनका नाम है धन सिंह गुर्जर या गुर्जर। ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं, याद रखिएगा। धन सिंह गुर्जर जो कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी के सैनिक हैं और टाइम 5 PM है, यानी कि सायंकाल 5 बजे क्रांति का आरंभ होता है। सायंकाल 5 बजे धन सिंह गुर्जर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी के सिपाही, जिन्हें की क्रांति का अमर शहीद या नायक भी बोला गया है। नो डाउट मंगल पांडे का अपना एक स्थान है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्रांति का अमर शहीद और नायक बोला गया है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के कोतवाल, मेरठ छावनी के कोतवाल जो धन सिंह गुर्जर है। बागी सिपाहियों ने इसी दिन अपने 85 सैनिकों को कैद से छुड़वाया और विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया 10 मई 1857 को धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में। साथ ही 85 बागी सिपाहियों को ब्रितानी कैद से अंग्रेज कैद से, ब्रिटिश कैद से छुड़वाकर, याद रखना, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया गया। और इस प्रकार से क्रांति का आरंभ, क्रांति की पहली घटना आपने कहां पर देखी? बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्रांति की पहली घटना हमने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में देखी। राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ 20वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी के द्वारा हमारे सामने होता है। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी जो कि मेरठ की टुकड़ी है और मंगल पांडे का संबंध 34वीं NI टुकड़ी के साथ था, ये जाहिर सी बात है। यहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त था मेरठ छावनी में, उसका नाम था जनरल हैविट, और जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन फिर भी वो इस तूफान को नहीं रोक पाए। तो मेरठ छावनी का जो एक तरह का जो यहाँ पर प्रभारी था, मेरठ छावनी का ब्रिटिश प्रभारी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि जब आप एक अच्छे बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप मात्र कुछ हल्के तथ्यात्मक उनको रटकर अपना काम नहीं चला पाओगे, क्योंकि कई प्रकार के मल्टी ऑप्शनल, सुमेलित कीजिए, कई तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जो कथन कारण वाले होते हैं। आपको बड़ा ही रिसर्च करना पड़ेगा अपनी तैयारी को लेकर, तब जाकर ही आप वर्तमान कॉम्पिटिशन्स को फाइट कर सकते हो। जनरल हैविट के पास जो मेरठ छावनी का जो ब्रिटिश प्रभारी था, उसका नाम था, मैं लिख देता हूं यहां पर, जनरल हैविट। और जनरल हैविट के पास इस समय 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन ये यूरोपीय सैनिक भी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सामने नाकाफी सिद्ध हुए, नहीं रोक पाया वो किसी भी सूरत में इस क्रांति के आगाज को। क्लियर है? अब यहां से मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई है। यहां से जो मेरठ छावनी के जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी के जो बागी सिपाही थे,
वो जाते हैं दिल्ली 12 मई 1857 को। मेरठ छावनी के जो बागी सिपाही हैं, याद रखना, मेरठ छावनी की जो बागी टुकड़ी है, वे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर अंतिम बुजुर्ग मुगल बादशाह, जो अब तक बिल्कुल बेखबर है इन तमाम चीजों से, इंडीड वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था मेंटली, उस मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का केंद्र या नायक या नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया जाता है। संभवतः बुजुर्ग आंखों में भी चमक आ गई होगी, संभवतः अपने सुनहरे दौर को याद करके कहीं ना कहीं लगा होगा कि शायद ये गोल्डन चांस है, शायद ये अंतिम मौका है। जब पूरे भारत के अंदर से आवाज उठ रही है तो क्या पता हमारा सुनहला दौर वापस आ जाए, अंग्रेज ब्रितानी गोरे यहां से चले जाएं और इन सैनिकों के दम पर मैं दोबारा अपनी मिल्कियत स्थापित कर पाऊं, अपने मुगलिया सल्तनत को पुनः बहाल होता देख पाऊं, जिंदा रह सकूं। तो यहां पर इन बागी सिपाहियों के द्वारा अंतिम मुगल बादशाह, इंपॉर्टेंट है जानना लिखना, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय जफर द्वितीय को क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया था, अखिल भारतीय स्तर पर क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया जाता है और इसे भारत का मुगल बादशाह घोषित, भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। अब आप समझना, आप अंतिम मुगल बादशाह तो थे ही सही, लेकिन चूंकि 1856 में क्रांति के आरंभ होने से पहले लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा कर दी थी कि सम्राट की पदवी सिर्फ और सिर्फ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के जीवन काल तक ही रहेगी। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ही सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और उसके पुत्रों को सिर्फ और सिर्फ राजा ही पुकारा जाएगा। तो ये कुछ कदम ऐसे थे जिन्होंने कि मुगल बादशाह को भी संभवतः या उसकी बूढ़ी रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा होगा उसे खोलने को मजबूर कर दिया होगा, वो भी संभवतः मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर बैठा कि शायद चीजें दोबारा पलट जाएं। तो दिल्ली के अंदर क्रांति का आगाज होता है 12 मई को। 12 मई 1857 को इस प्रकार से क्रांति बैरकपुर से होती हुई कहां से कहां पहुंच जाती है। लेकिन इस क्रांति का अभी भी बहुत बड़ा दौर भारत का इस क्रांति से अछूता था। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब, पूरा रजवाड़ा, दक्षिण भारत पूरी तौर पर अलग था। मद्रास तो पूरी कंप्लीटली ही अछूता रहा और इवन यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी जो लॉरेंस 1849 के अंदर बहादुर शाह लॉर्ड डलहौजी ने जो चीफ कमिश्नर वहां पे नियुक्त किया था, उसके प्रभाव के चलते वो भी लगभग अछूता रहा। नेक्स्ट देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। अब इस क्रांति से एक बार क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा कि क्या क्या क्रोनोलॉजी हमने देखी अभी तक, शायद आपको सहज रहे याद करने में। आइएगा, पहली जो तारीख है वो पहले अपन तारीखें लिख लेते हैं। 23 जनवरी 1857, ठीक है साहब। दूसरी तारीख थी 26 जनवरी 1857। तीसरी तारीख है 29 मार्च 1857। फिर एक तारीख आती है आपके सामने 8 अप्रैल 1857। फिर आती है साहब 21 अप्रैल 1857। फिर आती है आपके सामने 21 अप्रैल के बाद अपने सामने आती है 24 अप्रैल
24 अप्रैल को मेरठ के अंदर, हाँ, फिर 10 मई, ठीक है। फिर आती है अपने सामने 24 अप्रैल, तीसरी घुड़सवार सेना के 90 सैनिक, राइट, 1857। फिर तारीख आती है अपने सामने 10 मई 1857। फिर तारीख आती है अपने सामने 12 मई 1857। इन्हें देख लीजिए। इन डेट्स को फिर मैं एक नक्शे के माध्यम से आपको फिर क्लियर कर दूंगा, तो बिल्कुल यहाँ तक का जो घटनाक्रम है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, टीचिंग का भी एक आपको एक लेवल नजर आएगा। देखो 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी बंगाल, याद रखना, दमदम छावनी बंगाल में पहली बार कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया गया। क्लियर। इसके पश्चात 26 जनवरी को बहरामपुर छावनी, बहरामपुर छावनी कहां पर, वही बंगाल में, बुलेट्स चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग से इनकार। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से यहां पर भी भैया जी इनकार कर दिया गया। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी का जो सैनिक था, कहां पर, बैरकपुर छावनी, कहां पर है बैरकपुर छावनी, याद रखना, बंगाल में। इसका जो सैनिक था मंगल पांडे, उसने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करते हुए उसने अपने 2 सैनिकों को, याद रखिएगा, उसने अपने 2 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। एक तो आप लेफ्टिनेंट बाग ले लीजिए, और मेजर सार्जेंट ह्यूसन ले लीजिए। इन दोनों की हत्या करी। क्लियर। हम पढ़ चुके हैं कि जब पकड़ने के लिए बोला गया, जब पकड़ने के लिए बोला गया, तो इसके साथी ईश्वरी प्रसाद पांडे ने मंगल पांडे को पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है। लेकिन दूसरे व्यक्ति, दूसरे सैनिक हवलदार शेख पलटू ने पांडे को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग देख चुके हैं यहां तक। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद पांडे को फांसी दे दी गई, और 34वीं एनआई टुकड़ी को फिर भंग कर दिया गया। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी की जो तीसरी घुड़सवार टुकड़ी है, याद रखिएगा, तीसरी घुड़सवार टुकड़ी के 90 घुड़सवारों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।
समझ में आ गई बात आप लोगों को। इसके पश्चात 10 मई 1857 को राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ होता है। और राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का जो आरंभ होता है ये हमें होता है कहां से? मेरठ छावनी से। का आरंभ मेरठ छावनी से होता है। मेरठ छावनी से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, यहां पर तो दम इसमें तो 34वीं थी। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो आपके धन सिंह गुर्जर है उनके नेतृत्व में क्रांति का अमर शहीद जनरल हैविट रोक पाने में पूरी तौर पर नाकाम रहते हैं, वो नहीं रोक पाते हैं। शाम को 5 बजे क्रांति का आगाज होता है और 2 दिन बाद, ये राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ हो गया है, 2 दिन बाद यही मेरठ छावनी के जो सैनिक हैं ये जाते हैं और दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित कर देते हैं। और इस प्रकार से यह क्रांति अपने मतलब एक तरह से यहां से आप आगाज हो जाता है, जब मुगल सम्राट को यहां पर क्रांति का एक तरह से केंद्र स्थापित कर दिया जाता है। अभी मैंने कहा मद्रास पूरी तौर पर अछूता रहा सर जॉन लॉरेंस को, क्योंकि पहले ही पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर लॉर्ड डलहौजी ने नियुक्त कर दिया था, तो उसकी वजह से उन्होंने भी भाग नहीं लिया। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर से, हैदराबाद का निजाम, राजपूत नरेश, भोपाल नवाब, सिख, जींद पटियाला नाभा, कश्मीर महाराजा, नेपाल राणा, किसी ने भी क्रांति में बागी सैनिकों का साथ नहीं दिया। आप सोचिएगा क्यों आरसी मजूमदार साहब ने कहा था कि न तो ये प्रथम आंदोलन है, न ये स्वतंत्रता संग्राम है, न ये राष्ट्रीय है। दिल्ली क्रांति के जो प्रमुख केंद्र है वो दिल्ली रहे, कानपुर रहे, बंगाल आप कह सकते हो, फैजाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली, झांसी, आरा, ये इतना सारा। तो क्रांति की असफलता तो इसी बात से होगी कि राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक नहीं हो पाई, लेकिन सफलता राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए थी क्योंकि चेतना, जन चेतना के रूप में यह क्रांति लोगों के मन मस्तिष्क में घर कर गई। जो भय था वो निकल गया और इस क्रांति ने ये संदेश दे दिया असफल होकर भी, यदि योजनाबद्ध तरीके से जो क्रांति 31 मई 1857 को होना था, यदि वो होती और राजे रजवाड़ों ने यदि बागियों का साथ दिया होता, सिपाहियों का साथ दिया होता, तो शायद नजारा कुछ और होता। आप लोग जानते हो लॉर्ड कैनिंग ने तो कहा भी है कि यदि विद्रोहियों के पास एक योग्य नेता भी होता, यदि कल ही सिंधिया बागियों के साथ मिल जाए, तो हम अंग्रेजों को भारत से अपना बोर या बिस्तर गोल करना पड़ेगा। कि ये अपने आप में बहुत कुछ कहने वाली बात है। तो आप एक बार यहां तक की तमाम चीजों को मैं उम्मीद करता हूं समझ लीजिएगा। अब मैं आपके सामने मैप के जरिए देखो कुछ यहां समझाने का प्रयास करता हूं, उसी बात को तो आप और इजीली समझ पाओगे। आप लोगों ने देखा कि ये वाला जो एरिया जिसको आप यहां पर कह रहे हैं बंगाल, बंगाल के अंदर 3 तिथियां हमारे सामने आती है। देखो सबसे पहले आप ले सकते हैं 23 जनवरी 1857, सबसे पहले दमदम छावनी। यहां पर मना कर दिया गया कि साहब हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है मामला। इसके पश्चात फिर आप ले सकते हैं द्वितीय नंबर पर बहरामपुर छावनी। नहीं यार 23 जनवरी को तो
हाँ 26 जनवरी 3 दिन बाद 1857 को यहां पर पूरी तौर पर साफ मना कर दिया गया। बहरामपुर छावनी के सैनिकों ने भी अपने साथियों को साफ मना, मतलब साथियों को ये मैसेज दे दिया। यहाँ पर 19वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसने साफ इनकार कर दिया कि जी हम भी तैयार नहीं है किसी भी सूरत में कि हम इस क्रांति को पहुंचाएं। 23 जनवरी हो गया, 26 जनवरी आपके सामने आ जाता है। दो घटनाएं यहाँ पर चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की। बंगाल के अंदर ही, नेक्स्ट आइए, बंगाल के अंदर ही 29 मार्च 1857 को, याद रखिएगा इस चीज को, 29 मार्च 1857 को यहाँ पे मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी में क्रांति की पहली घटना हमें नजर आ जाती है। अब यहां से बंगाल से ये क्रांति की जो खबरें हैं ये जाती है पड़ोस के मेरठ तक। ठीक है साहब, नेक्स्ट आइएगा, इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए। अब मेरठ के अंदर 23 जनवरी को यहां पर खबर पहुंच गई है। 24 अप्रैल 29 मार्च के बाद 24 अप्रैल को मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के अंदर जो तृतीय घुड़सवार टुकड़ी है उसके 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उसके बाद उन्हें 85 को गिरफ्तार किया गया और फाइनली फिर यहीं पर मेरठ के अंदर ही 10 मई 1857 को राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ हो जाता है। ठीक है साहब, 12 मई को यहां से सैनिक निकलते हैं और पहुंचते हैं दिल्ली। ये तारीख है 12 मई 1857 और क्रांति का केंद्र दिल्ली बन जाता है। और यहाँ पर जो अंतिम मुगल बादशाह है जिसको आप कहते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो क्रांति का नायक घोषित या केंद्र एक तरह से घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब आप ताज्जुब मानिएगा, आप ग्वालियर से सिंधिया ले लीजिए, ठीक है, एमपी में, इंदौर में आप होलकर ले लीजिए, आप हैदराबाद ले लीजिए, आप पूरी तौर पर मद्रास ले लीजिए, आप पूरी तौर पर पंजाब वाला एरिया ले लीजिए, आप पूरी तौर पर नेपाल वाला एरिया ले लीजिए, कश्मीर वाला एरिया ले लीजिए, आसाम वाला, इधर पूरा, मतलब ठीक है छिटपुट घटनाएं घटी। इतने बड़े हिस्सा, ये इतना बड़ा हिस्सा पूरी तौर पर अछूता रहा भारत का। आप आइडिया लगा सकते हैं, ये राजस्थान वाला एरिया आप इस बात को यहां समझ लीजिएगा इस प्रकार से कि इतना, जिनको मैंने रेड लाइंस के रूप में, रेड जोन के रूप में यहां पर स्केच किया है, ड्रॉ किया है, इतना बड़ा हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा। तो कहने को कह सकते हो कि परिणाम सफल नहीं हुए, अंग्रेज डटे रहे, लेकिन अंग्रेजों के मन में भी एक खौफ, ये बात जागृत हो गई, यदि जनता ने दोबारा इसी प्रकार का आक्रोश की परिणति विद्रोह के रूप में करी तो फिर हमारे लिए इस देश में टिकना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। ये स्पष्ट संदेश पहुंच गया किसके पास? ब्रिटिश हुकूमत के पश्चात। इस क्रांति के बाद कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करने के प्रयास इसीलिए बाद में किए गए। उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको अच्छे से, ये वाला सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी यात्रा को यहीं से आगे आरंभ करेंगे कि किन किन केंद्रों पर राजस्थान, मतलब भारत के किन किन केंद्रों पर ये क्रांति, अब झांसी है, लखनऊ, अवध की जो राजधानी लखनऊ, वहाँ बेठूर, तमाम जगहों पर कहाँ कहाँ ये क्रांति फैली, उनके नायक कौन कौन थे, घटनाक्रम क्या क्या घटा,
क्रांति का स्वरूप क्या रहा, क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण क्या क्या हमारे सामने आते हैं, इस क्रांति के बाद की घटनाएं क्या क्या थी और इस क्रांति का इम्पैक्ट क्या रहा, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट इज पूरे चैप्टर का। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का, उसमें हम अपनी बात को फिर आगे यहीं से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए